फुरकान भाई व्यक्तिगत आदमी अच्छा हो सकता है। हाँ। राजनीतिक में अगर उसको नंबर देने की बात आती है ना, मैं उसको -0 मानता हूँ। काजी निजामुद्दीन वो छोटे मियाँ हुए फुरकान भाई, काजी निजामुद्दीन भाई बड़े मियाँ हैं, वो बड़े मियाँ हैं। वो काजी भाई ही बता देना उन्होंने कितने लोग देश के अंदर नेता बनाए समाज में से, जिस समाज के नाम पे वो आज विधायक बने बैठे हैं, राष्ट्रीय सचिव बने हैं, कांग्रेस पार्टी की मलाई चाट रहे हैं, खा रहे हैं। कि आज सबसे ज्यादा देश के अंदर पीड़ित कौन है? मुस्लिम, दलित, पिछड़ा। जनता जान रही है ये पीड़ित है सबसे ज्यादा। आपने दलितों की और मुसलमानों की बात की, क्या स्वर्ण जाति में कोई पिछड़ा नहीं है? क्या वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी बात कोई क्यों नहीं करता? मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात गया, कई साल पहले। तो जब गया तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा नीचे, तो मैंने देखा अडानी एयरपोर्ट लिखा था उसके ऊपर। अभी रेल में 2-3 बार ही बैठा हूँ पूरी जिंदगी में। अच्छा। एक बार बैठा था तो मैंने देखा था भारतीय रेल। एक बार मैं किसी को छोड़ने गया, बैठा नहीं, तो वहां लिखा था अडानी रेल। ये विकास नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस पे सरकारें कभी बात नहीं करेंगी। बात सिर्फ होगी मुसलमान, बात सिर्फ होगी पाकिस्तान। उत्तराखंड में बात होगी लव जिहाद, लैंड जिहाद पे कानून, लव जिहाद पे कानून, मजार तोड़ने पे। एक बात बताइए, कोई भी योजना अगर आती है, सरकार कोई भी योजना अगर लागू करती है, क्या वो धर्म के आधार पर योजना लागू करती है? आज 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, वो क्या धर्म के आधार पे दिया जा रहा है? आज ग्राफिक एरा की स्थिति ये है कि वहां पे मरे हुए लोगों के पैसे इलाज होता है। अरे भाई, आदमी मर गया, उसका बिल चल रहा है। आदमी मरा हुआ गाड़ी में आ गया, उसकी दवाइयां मंगाई जा रही, उसका बिल होगा। कितने हंगामे हो गए पीछे का। तो आपने उसकी लिखित में कहीं शिकायत दी है? लिखित में दी है, बयान दिए हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। सुनने में आता है कि उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। भाजपा के दौर में मुसलमान, दलित, पिछड़े को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। तो जब मुगलों का दौर वापस नहीं आ सकता, अंग्रेजों का दौर वापस नहीं आ सकता, तो कांग्रेस का दौर कैसे जबरदस्ती वापस ले आए भाई? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके आज? एक आपने उत्तराखंड वासियों के लिए नई अच्छी शुरुआत की है जी, कि एक जैसे नेशनल मीडिया है जी, उसकी तर्ज पे रुड़की जैसे शहर में, छोटे शहर में, देश के हिसाब से भी खास तौर पे जैसे न्यूज चैनलों का तो नोएडा हब है जी, उस हिसाब से आपने नोएडा जैसा स्टूडियो अगर रुड़की में बनाया है, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड वासियों के लिए और उत्तराखंड के राजनीतिक लोगों के लिए 2027 में आपका ये स्टूडियो जनता के हितों की आवाज उठाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि अब यहाँ उत्तराखंड के नेताओं को अपनी बात मजबूती से रखने के लिए नेशनल न्यूज की तरह आवाज उठनी चाहिए, जो उसके लिए नोएडा की या नेवडा जैसे चैनलों की जरूरत नहीं। ये आपने अच्छा बनाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारा शहर शिक्षा नगरी है, अपने आप में ही अलग अमिट छाप छोड़ता है, लेकिन जब आपने इतना आशीष दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरू करें अध्यक्ष जी? बिल्कुल, सवालों का दौर, सवाल आपके, जवाब हमारे। चलिए, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है जी कि ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी खड़ी करनी पड़ गई? क्योंकि आप कांग्रेस में भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, आम आदमी के भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसा क्या रहा कि आपको पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, दुनिया का दस्तूर है, जीते जागते उदाहरण है देश के अंदर, दुनिया के अंदर जी। किसी मरते के साथ आज तक कोई मरा है क्या? बिल्कुल सही बात है। कोई किसी का कितना भी खास मर जाए, लेकिन उसके साथ कोई नहीं मरता। तो आज जिस पार्टी में खास तौर पे आजाद अली या बहुत सारे अब्दुल या खास तौर पे मुस्लिम्स रहे हैं, वो पार्टी मर रही है या मर चुकी है या मरने जैसी स्थिति में है, तो क्या करें, हम उसके साथ मर जाएं? अरे भाई, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, तो यहाँ पे सबको अधिकार है। कोई संगठन बनाए, पार्टी बनाए, समाज की आवाज उठाने के लिए कोई भी संस्था बनाए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, संविधान ने अधिकार दिए हैं। अपने देश की जनता के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, खासतौर पे जिला हरिद्वार के जो एक
अच्छी खासी प्रतिशत में आते हैं, लगभग 36-37% में मुस्लिम समाज है यहाँ। इसकी आवाज आज चारों तरफ से दबाई जा रही, हरिद्वार में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में जनता जान रही है, देख रही है कि कहीं ना कहीं खास तौर पे आज पूरे देश में अगर कोई टारगेट पे है तो मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज किसकी बैसाखी पे चला आज तक? कांग्रेस की। जैसे मैंने अभी कहा, किसी मरते के साथ मरा नहीं जाता, तो कांग्रेस अगर मर रही है तो क्या हम लावारिस थोड़ी छोड़ देंगे अपने समाज मतलब को? आपका तो समाज की आवाज उठे। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि ये जन अधिकार पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, इसमें हर बिरादरी के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। और ये देश ही हमारा जो है हर जाति, हर समाज, हर धर्म से ही मिलके आजाद हुआ। सबके साथ मिलके ही देश आगे बढ़ा है और सबके साथ मिलके ही देश की तरक्की संभव है। आपकी बात, तो पार्टी भी उसी तरह बात रोकते हुए कहना चाहूंगा कि जैसे आपका नाम आजाद अली है जी, तो ऐसे ही आपने आजाद विचारों के साथ अपनी पार्टी को खड़ा किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात आपने कही कि मरती हुई पार्टी नजर आ रही है, तो कांग्रेस तो कह रही कि प्रचंड बहुमत के साथ हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं, आने वाले समय में भारत के अंदर भी हमारा वर्चस्व पुनः दोबारा से होगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात करूंगा मुस्लिम समाज की। जी, जनता जान रही है, देश देख रहा है कि आज सबसे ज्यादा देश के अंदर पीड़ित कौन है? मुस्लिम, दलित, पिछड़ा। जनता जान रही है ये पीड़ित है सबसे ज्यादा। और ये किसका वोट बैंक रहा है? कांग्रेस का। और किससे पीड़ित है, किससे छुपा है? भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, तानाशाही से, अफसरशाही से। भारतीय जनता पार्टी के जो चारों तरफ जुल्म चल रहे हैं मुस्लिम पे, दलित पे, पिछड़ों पे, इससे त्रस्त है ना आज मुस्लिम, दलित, पिछड़ा। और भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की मनमर्जी कर रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई। उसके बाद अभी अगर बात की जाए हाल फिलहाल में, तो तभी अस्तित्व में 2014 के बाद भाजपा निखर कर आई है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी लगभग दूसरा कार्यकाल उनका होने जा रहा है। लेकिन आपने कैसे कह दिया 70 साल तो कांग्रेस ने भी यहाँ पे राज किया है, तो कैसे मुस्लिम समाज पिछड़ा हो गया, दबा कुचला हो गया? या अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उसके बारे में दबा कुचला कैसे होगा? कैसे देखिए, इसलिए दबा कुचला होगा, देश की जनता खूब अच्छे बखूबी जान रही है कि जैसे मैंने अभी कहा, मैं दोबारा कहूंगा इस बात को, आज अगर पूरे देश के अंदर पीड़ित है तो मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है। वजह एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती है उससे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसी पे चलती है। जितना वो मुसलमान को टारगेट करेंगे, दलितों को सताएंगे, जितना पिछड़ों का शोषण करेंगे, उतनी भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा पार्टी क्यों बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जन अधिकार पार्टी बनाई है। तो कांग्रेस की छोड़ी थी आपने कहा कांग्रेस भी खत्म हो चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तब पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग से लगाकर, अफसरशाही से लगाकर, दफ्तरों से लगाकर हर जगह शोषण जो हो रहा है, उस शोषण से लड़ने के लिए उस मरी हुई कांग्रेस के भरोसे तो आज संभव नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा तो मतलब आपने समझ लिया छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 100% मुसलमान का वोट तो चाहती है, दलित का भी वोट चाहती है, पिछड़ों का भी चाहती है। लेकिन उसकी लड़ाई चाहे मॉब लिंचिंग की हो, चाहे शासन स्तर पे हो, छोटे स्तर पे, थाना चौकी स्तर पे हो, या किसी स्तर पे भी हो, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी वोट 100% लेके भी नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 100% वोट चाह के लेके भी उसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है। आज पूरे देश के अंदर, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के अंदर आज मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, अपने दम पे लड़ रहा है। चाहे रोड की लड़ाई हो, मॉब लिंचिंग की हो, कुछ हिंदू संगठनों द्वारा झूठा सच्चे आरोप लगा के भड़काने की हो, बांटने की हो, सौहार्द खराब करने की हो, उस लड़ाई को कौन लड़ रहा है? आज स्वयं लड़ रहा है मुसलमान। थाने चौकी से लगा के कोर्ट कचहरी तक की लड़ाई खुद लड़ रहा है। वोट कौन ले रहा है? कांग्रेस ले रही है। तो क्यों? क्योंकि मुसलमान के पास ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा। दलित के पास एक मजबूत ऑप्शन भी नहीं था, पिछड़ों के पास एक मजबूत ऑप्शन नहीं था। तो जन अधिकार पार्टी ऑप्शन के तौर पे आई है, सर्व समाज को साथ लेके आई है। फिर मैं इस बात को कहूंगा कि मरते हुए के साथ नहीं मरा जाता। कांग्रेस दोबारा खड़ा होने की स्थिति में नहीं आ पाएगी, ना आ सकती है। उसके पीछे सीधा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारा भारत देश एक दौर में यहाँ पे मुगलों का दौर था, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का दौर आया, उसके बाद यहाँ कांग्रेस का दौर आया, आज भाजपा का दौर चल रहा है। इस भाजपा के दौर में मुसलमान, दलित, पिछड़े को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है।
तो जब मुगलों का दौर वापस नहीं आ सकता, अंग्रेजों का दौर वापस नहीं आ सकता, तो कांग्रेस का दौर कैसे जबरदस्ती वापस ले आए भाई? हर चीज का वक्त होता है, दौर होता है। 70 साल मिले उनको, उन 70 सालों में उन्होंने पूरे देश के अंदर एक मुस्लिमों को कहीं पे, मुस्लिम समाज को सुरक्षित नहीं किया। दलित आरक्षण पे, देश आजाद होने के बाद आरक्षण पे जीना शुरू किया, दलित ने चलना शुरू किया। आज तक दलित जो है आरक्षण की बैसाखी पे खड़ा है। पिछड़ा आज भी पिछड़ा आज भी पिछड़ा ही रह गया। आपकी आजाद जी बात रोकते हुए कहूंगा, दलित तो कहता है कि आरक्षण हमारा अधिकार है, आप कह रहे हैं कि वो बैसाखी पे खड़ा। अरे भाई, जब तक मैं कमजोर हूं, मुझे अधिकार जब ही तो दोगे। मुझे इस लायक बना दो ना कि मुझे उसकी जरूरत ही ना पड़े। वो तो ये कहते हैं कि हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई आरक्षण हमसे छीन नहीं सकता। सही कहते हैं वो। हाँ, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो बैसाखी पे खड़ा। हाँ, वो आरक्षण की बैसाखी पे खड़ा है, वो सही कहते हैं हमारा अधिकार है। हाँ, इसलिए उनका अधिकार है। उन्हें आज तक 70 साल कांग्रेस ने राज करने के बाद भी उन्हें आज तक मजबूत किया ही नहीं। वो आज भी वहीं खड़े हैं। उस अधिकार के बिना वो वाकई में मजबूत नहीं है। उससे ज्यादा पीड़ित, उससे ज्यादा बुरे हाल में अगर है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो तो कांग्रेस के टाइम आई थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने खूब विपक्ष में रहते हुए हल्ला गुल्ला किया, खूब तमाम तरीके की बातें उड़ाई कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ मिलके देश पे कब्जा कर लिया और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम्स को मजबूत कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी वो दो मुहा सांप है जिसने उस समय देश को, विपक्ष को दिखाया। अरे कहाँ गलत फहमी में हो, मुसलमान को हमने सिर्फ थेपी दे रखी है। सच्चर कमेटी गठित कर दी गई, इसकी रिपोर्ट आने दो। उसकी रिपोर्ट आई, वो विपक्ष पे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे दे के मारी। उन्होंने कहा लो देखो किस स्थिति में है। उस रिपोर्ट की स्थिति ये थी कि मुसलमान दलितों से भी बुरे हालात में है। तो आज भी वो दिन पर दिन और डाउन जा रहा है। बिल्कुल। आजाद जी, अभी मैं आपके बात ये कहूंगा कि ओवैसी साहब हैं, वो डंका बजा रहे हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूं। यहाँ आप भी डंका बजा रहे हैं। भाजपा कह रहे हैं कि हिंदुत्व पार्टी है, कांग्रेस कह रहे हैं कि वो खत्म हो गई है। तो क्या डंका बजाने से क्या समाज का विकास होगा? कैसे बिल्कुल होगा। अब आपने इतना बढ़िया यहाँ पे स्टूडियो खोल दिया रुड़की में, एक कंपटीशन खड़ा कर दिया आपने। आप कॉम्पिटिटर के रूप में खड़े हो गए। पूरा रुड़की देख रहा है, पूरा हरिद्वार देख रहा है कि आगे चुनाव सिर पे है। तो जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होगा देश के अंदर, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, मन मर्जी चलेगी। वो जो चल रही थी अब तक, कांग्रेस को लग रहा था हमारा जो है बंधुआ वोट है मुसलमान। आज हम मैदान में खड़े हैं जिला हरिद्वार में। वो एक पिक्चर का डायलॉग है, आपने देखी होगी कि सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। आज कई मुस्लिम इलाकों में ये रहता है कि करो भाई ना मुसलमानों के काम, नहीं तो आजाद अली के साथ जुड़ जाएंगे, आजाद अली आ जाएगा। तो ये कंपटीशन, ये खड़े होने का फायदा है। आज हमारी पूंछ बढ़ेगी और जब हमारी पूंछ बढ़ेगी, हमारा राजनीतिक वजूद बढ़ेगा, राजनीतिक पहचान बढ़ेगी। कल विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, लेकिन डूबते हुए जहाज से तो बच पाएंगे। क्योंकि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ठोक के इस बात को कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर आज भारतीय जनता पार्टी ठोक के मुसलमानों के ऊपर तमाम तरह के प्रयोग कर रही है, वजह पता क्या है उसकी? मैं आज, किसी ने नहीं बोला होगा, मैं आज बोलता हूं आपके चैनल पे, वजह उसकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है मुसलमान कांग्रेस को हमेशा मजबूत करने का काम करता है। और हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को जो मुसलमान करेगा, या मान लिया मैं हूं, मेरी किसी विपक्षी पार्टी को कोई समुदाय मजबूत करेगा, मैं उसके अगेंस्ट ही रहूंगा। तो भाजपा को लगता क्या है भी कि उनकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कौन करता है? मुसलमान। तो इस कारण आज मुसलमान के ऊपर तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही, तमाम तरीके का उनके ऊपर तानाशाही कर रही। वजह कि ये हमारी विपक्षी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान कांग्रेस से हटके अलग बैनर पे, जन अधिकार पार्टी के बैनर पे, कहीं पे जो अन्य जहां पे क्षेत्रीय दल हो जिसमें सब समाज के लोग हों, उन जगह पे जब मजबूती से मुसलमान खड़ा होगा, तो जो भारतीय जनता पार्टी 100% जुल्म, तानाशाही, गुंडागर्दी, सरकारी शोषण मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, वो उसी दिन 50% रह जाएगा। क्यों रह जाएगा 50%? कि उन्हें पता है आज 100% जुल्म करो मुसलमानों के ऊपर। नहीं, पूरा जवाब 100% जुल्म करो मुसलमानों के खिलाफ। 2 फायदे, मुसलमान कमजोर, कांग्रेस
ना इनके साथ खड़ी होती है, ना हो सकती है, होगी तो हम इन्हें बताएंगे मुस्लिम पार्टी है। तो वो क्या हो रहा, मुसलमान पिसराज में, जुल्म मुसलमान पे हो रहा, कमजोर कांग्रेस को करा जा रहा। तो जो आज 100% मुसलमानों के खिलाफ ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही, जिस दिन मुसलमान अलग लाइन बना के खड़ा होगा तो जो 100% ताकत हमारे ऊपर लगाई जाती है, जुल्म किया जाता है, 50% विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, 50% हमारे पे लगाएगी। आज टोटल जुल्म 100% हमारे पे हो रहा है। तो जबरदस्ती मुसलमान टारगेट बन रखा है। क्यों? कि वो भाजपा की विपक्षी पार्टी को ढोने का काम कर रहा है और वो विपक्षी पार्टी उसका दौर समाप्त हो लिया, वो खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं फिर इस बात को ठोक के कहूँगा, भाजपा से लड़ाई हमें अपनी खुद लड़नी पड़ रही है। तो डंडा भी अपना होगा, झंडा भी अपना होगा, बैनर भी अपना होगा, और आज राजनीतिक वजूद बनेगा तो कल विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। और अगर जन अधिकार पार्टी का वजूद नहीं है जिला हरिद्वार के अंदर, तो इनसे जाके एक बार जरा सवाल पूछ के आओ, भाई जन अधिकार पार्टी को जानते कि नहीं जानते? इनके सपनों में जन अधिकार पार्टी और आजाद अली आता है। हाँ, अच्छा, जैसे आपके राष्ट्रीय आप उसमें जनरल सेक्रेटरी भी रहे कांग्रेस के समय में जी, तो आपको तो कांग्रेस ने इतना प्यार दिया, फिर भी आप कांग्रेस के इतने विपक्ष में कैसे चले गए? देखिए सुनो, मैंने अभी कहा ना, वो मीठी छुरी है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम मुसलमानों को सामने ठोकरी मजबूत तो कर रही है। हाँ। कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं भाई, तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा। ठोक के तुम्हारे खिलाफ है। मुसलमान इस बात को मान रहा है, हाँ। दलित इस बात को मान रहा है, पिछड़ा मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोध में है, हाँ। ये हमारा फायदा नहीं कर सकती। और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को यही कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पार्टी है, आगे बढ़ो। तो ये मेरी बात नहीं है, ये तमाम उन मुस्लिम लोगों की बात है जिन्होंने अपनी जवानी के 15-18 साल की उम्र से लगा के 40 साल तक की उम्र पूरी कांग्रेस पार्टियों के झंडे और डंडे उठाने में बिता दी। लेकिन उन्हें सिर्फ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष, यहाँ तक कहीं कुछ मिला, टिकट कभी नहीं मिला उनको। बहुत ज्यादा मिला तो राज्य मंत्री मिला, इस लीडर कभी नहीं बनाया उनको। तो ये बात है। अब आप बात करते हैं, अगर यहीं की बात की जाए, जिला हरिद्वार की बात, तो फुरकान जी हैं, कांग्रेस से हैं। अगर वहीं बात की जाए, सहारनपुर के जो MP हैं वो भी कांग्रेस से हैं। यार भाई साहब देखो, सुनो, पूरे फुरकान भाई व्यक्तिगत आदमी अच्छा हो सकता है, हाँ। राजनीतिक में अगर उसको नंबर देने की बात आती है ना, हाँ। मैं उसको -0 मानता हूं। मैं उस हर व्यक्ति को -0 मानता हूं जो समाज के काम नहीं आ सकता। फुरकान अहमद व्यक्तिगत व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक वो आदमी पूरे समाज में किसी के अगर आज तक सामाजिक काम आया हो तो क्या करना उस विधायक का, क्या करना उस कांग्रेस नेता का जो समाज के काम नहीं आ रहा। फुरकान अहमद, एक बात को आप, मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, एक नाम बता दे जिसको उन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर किसी को नेता बनाने में मदद करी हो, नेता बनाया हो, या वो ठोक के कह सके फलाने व्यक्ति को विधायक तक पहुंचाने में, टिकट दिलाने में, नेता बनाने में मेरा काम है। कुछ नहीं। तो नगर पंचायत भी अपनी बीवी को चुनाव लड़ा दिया। काजी निजामुद्दीन के बारे में क्या? काजी निजामुद्दीन वो छोटे मियाँ हुए फुरकान भाई, काजी निजामुद्दीन भाई बड़े मियाँ हैं, वो बड़े मियाँ हैं। वो काजी निजामुद्दीन तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव। भाई साहब सुनो, राष्ट्रीय सचिव, ये मुसलमान भाई हमारे ये थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं जब मैं इनकी असलियत बोलता हूँ। हाँ। वो नाराज हो जाएंगे इस बात पे कि काजी के फुरकान के लिए थोड़ा सख्त क्यों बोल रहा है आजाद अली। हाँ। लेकिन आप फिर उस बात को कह रहे हो, मुझे बोलना पड़ेगा। काजी भाई ही बता देना उन्होंने कितने लोग देश के अंदर नेता बनाए समाज में से, जिस समाज के नाम पे वो आज विधायक बने बैठे हैं, राष्ट्रीय सचिव बने हैं, कांग्रेस पार्टी की मलाई चाट रहे हैं, खा रहे हैं। बताओ उन्होंने समाज के कहाँ काम आए? जब उनका चुनाव आता है तब तो वो रोते धोते लड़ते। पिछले चुनाव में देखा नहीं उसके बढ़ाना वाले में गोली चल गई, यहाँ हो गया, पूरी कांग्रेस खड़ी कर दी, यहाँ घेराव कर दिया, वहाँ कर दिया। उसके बाद कितने कितने मसले हुए, कांवड़ियों ने बेवजह पीट दिया, ठीक है, कई ऐसी घटनाएं घटी। प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश की मज़ारें तोड़ दी, मसूरी में मज़ार तोड़ दी, दून अस्पताल के पास सैकड़ों साल पुरानी मजार तोड़ दी देहरादून में। हाँ। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कई जगह होली। हाँ। हिंदू संगठनों द्वारा जबरदस्ती मुसलमानों को कई जगह टारगेट करा गया। हाँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तमाम कितने सारे मुद्दे हैं। लेकिन काजी निजामुद्दीन भाई की अगर एक मुद्दे पे समाज को लेके आवाज निकली हो, ये रिमोट है भाई। अच्छा। ये रिमोट से चलने वाले हैं कांग्रेस। अभी इमरान भाई का, इमरान मसूद जी का वो नहीं सुना आपने? कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा ठोक के मीडिया में
कि भाई मैं तो वो करूंगा, प्रियंका गांधी जो कहेंगी, वो कहेंगे उठ तो उठ, वो कहेंगी बैठ तो मैं तो बैठूंगा। तो ये भाई साहब, ये तो जीते जागते उदाहरण के इनके मुंह से सच्चाई भी निकल जाती है। ये रिमोट से चलने वाले भाई बंद हैं हमारे, और अगर रिमोट से चलने वाले ना होते तो ये राज कैसे कर रहे होते? तो ये 2-2, 3-3 हजार वोट उसमें मंगलौर में कुल अपने समाज के, अपनी बिरादरी के आप राज कर रहे हो, सबके ऊपर क्यों कर पा रहे हो? ये दिमाग का खेल ही तो कर रहे हैं सारी चीजें। तो अब लड़ाई लेकिन अंधेरे में नहीं होगी, अब होगी उजाले में, ओपन होगी। काजी भाई का स्वागत है, आजाद अली दोनों हाथों से उनका स्वागत करेगा, जन अधिकार पार्टी उनका स्वागत करेगी। उन्हें फिर विधायक बनने के लिए कहीं जोर जी जान लगानी होगी, हम लगाएंगे, लेकिन वो ये दिखाएं समाज को कि हाँ वो समाज के कहीं ना कहीं साथ हैं और समाज को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और समाज के लिए क्या समर्पित हैं बताएं वो। मैं व्यक्तिगत में जाना नहीं चाहता, वो फिर वही बात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इन लोगों ने तो समाज के नाम पे बहुत कुछ कर रखा है। चलिए बात करते हैं कि अभी अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार क्या कर रही है। भाजपा सरकार ने जो मज़ारे, आपने मज़ारों की बात की, जो अवैध भूमि पर मज़ारे बनी हुई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक अभियान चलाया गया कि जितने भी अवैध मज़ारे, उनका टारगेट अवैध मज़ारे नहीं था, उनका टारगेट था कि जितनी भी भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है, चाहे उसमें वो कोई भी हो। लेकिन आपने मज़ारों की ही बात क्यों की? अगर मज़ार की बात मुख्यमंत्री नहीं करेंगे और मज़ार जिहाद को कह कह के नहीं उड़ाएंगे तो प्रदेश की सरकार खड़ी कहाँ? जनता जानती है भाई, प्रदेश की सरकार तो ऐसी स्थिति में है कि जनता अगर विकास की बात करने पे आ जाए, सरकार कंट्रोल में ना रखे, धर्म का चश्मा ना पहनाए उत्तराखंड की जनता को, धर्म के सहारे ना सरकार चले, सरकार तो कहीं भी नहीं खड़ी है, जीरो पे है। जीरो तो छोड़ो, बहुत -0 पे है। तो दौड़ा के जनता पीटेगी अगर विकास पे किस दिन हो गया। लेकिन धर्म के सहारे पे, धर्म एक ऐसी चीज है, देखो अमित शर्मा जी, धर्म एक ऐसी चीज है जो भावनाओं को टच करता है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड हो या देश हो, हमारे देश की भावनाओं के साथ मौजूदा सरकारों द्वारा खेला जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन एक समय आएगा, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि इस धर्म का चश्मा हमें पहना दिया गया था, लेकिन इस धर्म का चश्मा पहनाने के साथ साथ देश को डाउन मजबूत कमजोर करते करते इस स्थिति में ले आए कि आज देश कंट्रोल में किसके? प्राइवेटाइजेशन के है। मैं तो अभी कुछ दिन, आखिरी इसका जवाब पूरा देता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात गया, कई साल पहले। तो जब गया तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा नीचे, तो मैंने देखा अडानी एयरपोर्ट लिखा था उसके ऊपर, है ना। एक दिन मैं भारतीय रेल, कभी रेल में 2-3 बार ही बैठा हूँ पूरी जिंदगी में। अच्छा। एक बार बैठा था तो मैंने देखा था भारतीय रेल। एक बार मैं किसी को छोड़ने गया, बैठा नहीं, तो वहाँ लिखा था अडानी रेल, है ना, अडानी रेलवे, कुछ ऐसा टाइप का। तो भाई साहब ये विकास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पे सरकारें कभी बात नहीं करेंगी। बात सिर्फ होगी मुसलमान, बात सिर्फ होगी पाकिस्तान। उत्तराखंड में बात होगी लव जिहाद, लैंड जिहाद पे कानून, लव जिहाद पे कानून, मजार तोड़ने पे अतिक्रमण का नाम दिया जाएगा, उसको मदरसे बंद करके प्राधिकरण बनाए जाएंगे, मदरसा बोर्ड खत्म करे जाएंगे, अल्पसंख्यक बोर्ड देश में खत्म कर दिया गया है। तो सरकार इसी बैसाखियों पर चल रही है, लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी। आजाद, ये भी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट कितना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक ठाक प्रतिशत में है, 20% के आसपास। भाजपा सरकार 2 बार आ चुकी है वहां पर। हाँ, क्यों? धर्म के नाम पे। दूसरा क्या है? अगर एक बात की जाए तो मुलायम सिंह जी जो चुनाव लड़ते थे कभी समय में, तो वो पूरा मोमडन सपोर्ट होता था उनको, हो रहा अभी भी, एक तरफा होता पूरा हुआ अभी भी, है ना, पूरा। लेकिन तो वो भी मुख्यमंत्री बने। हाँ? तो धर्म के आधार पर आप कैसे कहेंगे? धर्म के आधार पर एक बात बताइए, कोई भी योजना अगर आती है, सरकार कोई भी योजना अगर लागू करती है, क्या वो धर्म के आधार पर योजना लागू करती है? आज 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, वो क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? पहले एक सवाल आप मेरे सवाल ले लीजिए, मैं पूरा जवाब देता हूं। आपके धर्मों की, आप धर्म की बात कर रहे हैं तब से, ठीक है, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। क्या जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितनी भी योजना हो, क्या धर्म के आधार पर योजना चलाई जाती है? घर घर मकान दिया जा रहा है, क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? घर का शौचालय दिया जा रहा है, क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? क्या धर्म की बात करेंगे? सभी लोग अगर धर्म की बात करेंगे, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, कांग्रेस मुस्लिमों को भुनाना जानती है, तो धर्म के आधार पर बात करेंगे तो आप भी धर्म की बात कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं धर्म की बात? पूरा सवाल आपका ये है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी, मुसलमानों ने वोट दिया ठोक के, तब बनी। मुसलमान ने अब भी ठोक के दिया।
और ठोक के वोट सपा को देने की वजह से वो ठुक रहा है उत्तर प्रदेश में। अब सरकार क्यों नहीं बनी? सरकार इसलिए नहीं बनी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे चल रही है। जो समाजवादी पार्टी में भी हैं हिंदू लोग बहुत सारे, वो हैं समाजवादी पार्टी में, वोट भाजपा को दे रहे हैं। तो बहुत सारे यादवों ने वोट नहीं दिया, बहुत सारे आज दलित जो है, एससी समाज जो है भाजपा के साथ है। तो ये धर्म का ही तो चोला पहना उड़ाया जा रहा है इनको, उसी में तो बहकाया जा रहा, तभी तो ये सब नहीं हो रहा। और रही बात उसकी योजनाओं की, कि योजनाएं आती हैं तो सबको लाभ मिलता है। योजना क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीनें बेच के लागू करी क्या, या भाजपा अपने घर से लाई क्या? इस देश की आजादी में मुसलमानों का सहयोग नहीं था क्या? किसने मना किया? मैं देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पे नाम पढ़ो, आज भी 60% नाम जो है उसमें मुस्लिम्स लिखे हुए हैं। तो क्या अगर ये योजनाएं दी जा रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, एक धर्म कैसे ले लेगा इनको? और कैसे इसे धार्मिक कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से नहीं दे रही है, देश की धरोहर है, देश की सरकार दे रही है, और देश के पैसे से दे रही है, देश के पैसे के टैक्स से दे रही है। इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका लाभ नहीं लेंगे। अधिकार है हमारा, हर समाज का अधिकार है, दलितों का अधिकार है। दलित आरक्षण लेगा, इसलिए लेगा क्योंकि ये देश के संविधान ने लागू किया है, और हर किसी को योजना का लाभ मिलेगा, देश के संविधान ने लागू किया है। तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी कतई ये कहने की गलती ना करे कि हम दे रहे हैं। वो कौन होते हैं देने वाले? वो तो खुद धर्म के नाम के सहारे टिके हैं, उनके पास है क्या? नहीं तो। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो आप अपनी जेब से पैसा देंगे सबको? देखिए, हम बहुत छोटे से ही पार्टी हैं, ठीक है, और अभी तक भी बहुत सारे लोग यहाँ हरिद्वार जिले के अंदर, आज मैं इसका भी खुलासा ही कर देता हूँ, बड़ी टेंशन में है कि आज़ाद अली के जन अधिकार पार्टी के बोर्ड कैसे लगे हैं इतने सारे। जन अधिकार पार्टी 1-1.5 साल के अंदर लोगों के गांव-गांव तक कैसे पहुंच गई। हाँ। देखो भाई साहब, 2 तरीके से पार्टियां चलती हैं। एक तो जैसे भारतीय जनता पार्टी बॉन्ड लेके चल रही है, हाँ। ठीक है, हाँ। एक जन अधिकार पार्टी के साथ जो कार्य करता है वो चंदा कह लो, सहयोग कह लो, या उन्होंने मन बना लिया मिशन के तौर पे। मिशन क्या है? मिशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, जन अधिकार पार्टी देश को, उत्तराखंड राज्य को, जिला हरिद्वार को, हर जगह को जोड़ने का काम करेगी, भाईचारे को जिंदा करने का काम करेगी। और जब भाईचारा जिंदा करने की बात आएगी और देश को जोड़ने की बात आएगी, तो निश्चित हर कोई अपनी जेब से खर्च करके उसको आगे बढ़ने का काम करेगा। तो जन अधिकार पार्टी चुनाव में भी अगर जाएगी तो जनता के सहयोग से ही जाएगी, और जनता के सहयोग से जो आज तक गया है उसने देश के अंदर परचम लहराया है। क्योंकि ये कछुआ और खरगोश की एक कहानी है। जो कछुआ चाल चला है वो कभी झटके में एक बार को मंजिल तक पहुंच तो सकता है, लेकिन वो टिक नहीं सकता। टिकेगा वही जो कछुआ चाल चलेगा। हम कछुआ चाल चल रहे हैं और सिर्फ अपनी टीम के, जनता के सहयोग से चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत मिडिल फैमिलियों से हैं, किसान परिवार से हैं। संघर्ष हमारा लेकिन कहीं ना कहीं एजेंडा है। हम संघर्ष कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के अंदर चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, एक लीडरशिप खड़ी करने का काम कर रहे हैं। तो जब समाज का काम करता है इंसान, तो समाज उसका साथ देता है। समाज साथ देगा, उससे ही हम चुनाव लड़ेंगे। अभी आप, तब से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, आपने दलितों की और मुसलमानों की बात की। क्या स्वर्ण जाति में कोई पिछड़ा नहीं है? क्या वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी बात कोई क्यों नहीं करता? कौन कह रहा नहीं करता? जन अधिकार पार्टी करती है ना इसकी बात। नहीं, अगर आज आंकड़ा उठा के देखो, परसेंट में, प्रतिशत में, हाँ। सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम मिलेगा आज देश के अंदर। कोई भी प्रयोग अगर पीड़ित है कैसे? पीड़ित की परिभाषा क्या होती है? पीड़ित की परिभाषा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो, जो कांग्रेस के टाइम कमेटी गठित हुई थी। हाँ। आज तो भाजपा की सरकार है, वो तो सवाल ही नहीं उठता किसी मजबूत को मजबूत कर आगे बढ़ने दे, सवाल ही नहीं उठता। तो उसकी परिभाषा ये है कि आज चारों तरफ देखो ना, मॉब लिंचिंग में आज तक कितने लोग, जितने लोग मरे होंगे देश के अंदर, 95% मुस्लिम्स को मारा गया है। ये छोटी परिभाषा है। मॉब लिंचिंग सिर्फ मुस्लिम की होगी? अरे जनता तो किसी के खिलाफ भी भड़क सकती है ना, तो लेकिन वो भड़कती नहीं है किसी के खिलाफ, वो भड़कती है मुस्लिम के खिलाफ, या भड़कती है वो दलित के खिलाफ, और कहीं पे अगर ज्यादा ही कुछ हो जाए वहां भड़कती है वो पिछड़ों के खिलाफ। लेकिन जन अधिकार पार्टी हर उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ है, चाहे वो मुस्लिम के ऊपर इस्तेमाल हो रही हो, दलित की हो रही हो, पिछड़ों की हो रही हो। और जन अधिकार पार्टी के अंदर ठाकुर, ब्राह्मण, हर जाति के लोग हैं, और हमने पूरा फ्रीडम दिया है। दिया से मतलब मैं कौन होता हूं देने वाला? पार्टी है, संगठन है, मिलके तय होती हैं चीजें आपस में। सबको फ्रीडम ये है, जो ठाकुर जाति से है, जो ब्राह्मण जाति से है, जो पाल समाज से है, जो जाट है, गुज्जर है, कश्यप है, तमाम जो अलग अलग जाति से हैं, सैनी है, वो अपने अपने समाज में काम करे। जहां उसका समाज कमजोर लग रहा है उसको बढ़ाए, और कमजोर
कमजोर वर्ग से निकाल के लीडरशिप को आगे लाए। सिर्फ मजबूत और ये ठेकेदारी प्रथा टाइप जो कुछ समाजों में चल रही है, वो मुसलमानों में भी है, ये बंद हो। तो ये 36 बिरादरी को लेके हम चल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी का यही तो उद्देश्य है। लेकिन आपने तो उसमें एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा दबे कुचले मुसलमान, दबे कुचले ये अनुसूचित जाति वाले लोग हैं। आपने ब्राह्मणों की बात नहीं की, ठाकुरों की बात नहीं की, किसी अन्य कोई समुदाय जो किसी धर्म से आता है उसकी बात नहीं की, बिरादरी से आता है। आप अगर बात की जाए तो आप उसमें केवल बस अनुसूचित जाति और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे सबको साथ लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्राह्मण, राष्ट्रीय महासचिव हमारी ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे अरोड़ा, राष्ट्रीय सचिव हमारे तरुण कौशिक। तो हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का है। तो सीधा सीधा जहाँ कंपलसरी राष्ट्रीय नेताओं की फोटो लगती है वो साफ दिखता है कि हाँ, अभिषेक बहुगुणा कौन होंगे, हेमा भंडारी कौन होंगी, तरुण कौशिक कौन होंगे। तो ये नाम बताने की जरूरत थोड़ी कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो वो करके दिखा रहे हैं। बोलने वाले नहीं, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन कल धरातल पे तो आना पड़ेगा, जनता देखेगी। तो हम धरातल पे वो काम कर रहे हैं जिसका लाभ समाज को मिले, हर समाज को मिले, जिसका लाभ स्टेट को मिले, राज्य को मिले, जिसका लाभ देश को मिले, वो काम कर रहे हैं हम। देश हित का काम कर रहे हैं और इसमें सब समाजातीय चीजें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजाद अली जी, अब आपने बिल्कुल सही बात कही है जी। अगर आपने बिल्कुल भी अगर सभी समाजों को साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी आगे विकसित होगी और बढ़ेगी भी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी भी एक समाज को हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, छोड़ना भी नहीं है। विकास अगर करना है तो विकास किसी समाज या धर्म या जाति को देख के नहीं होता। अगर हम कोई सड़क बना रहे हैं, अगर हाईवे कोई बनता है तो वो सबके लिए बनता है। उस पर सबका अधिकार है, सबका चलने का अधिकार है, सबका आने का अधिकार, जाने का अधिकार, हर चीज करने का अधिकार है। क्योंकि सरकार कोई भी योजना या कोई भी काम करती है तो सभी समाज को, सभी भारतवासियों को देख के काम करती है। चलिए बात करते हैं आगे। उत्तराखंड के अंदर आपकी पार्टी कहां कहां तक पहुंच गई है? देखिए, जिला हरिद्वार के अंदर हमारी पार्टी का बेस है देहरादून, हरिद्वार। जिला हरिद्वार ने जन अधिकार पार्टी जनशक्ति को एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी नेता का स्वीकार होना है। अगर वो स्वीकार नहीं है, वो कोई भी राग गाता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता, मतलब ही नहीं उठता। तो हम अगर सबसे ज्यादा स्वीकार हुए हैं, वो हम स्वीकार हुए हैं हरिद्वार जिले में। उसके बाद हम अगर स्वीकार हैं तो हम देहरादून जिले में हैं। उसके बाद हम उधम सिंह नगर जिले का रुख करते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं वहाँ, लेकिन अभी ग्राउंड पे बहुत सारा काम होना शुरू नहीं हुआ है। तो ये राजनीतिक पृष्ठकाष्ठा है हमारी कि हम इस पे काम नहीं कर रहे कि हम कहाँ कहाँ फैल चुके या कहाँ कहाँ हम काम करना जा रहे हैं। हम बात उसकी करेंगे जहां हम एक्सेप्ट होंगे, जहां हम स्वीकार होंगे। आज उत्तराखंड की राजनीति ये कह रही है कि पहाड़ों में, पहाड़ी जो जिले हैं हमारे, उनमें आजाद अली एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो जबरदस्ती जाऊं मैं, नहीं हो सकता मैं। वहां हमारे अभिषेक बहुगुणा एक्सेप्ट होंगे, उनके लिए फ्रीडम है, वो जाएं। जब आप अगर स्वीकार पार्टी होती है वो लड़े जिला पूरा, नहीं स्वीकार होते हम जबरदस्ती जनता पे बोझ बनने का काम नहीं करेंगे। हम जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही, आओ हमारे साथ, किसी लालच से आओ या हम झूठे वादे करेंगे, नहीं। जितना हमारे बस का उतना करेंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे जहां हमें जनता स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी। हम थोड़ा इन और पार्टियों से अलग चल रहे हैं। अलग से मतलब ये पार्टी जाती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ पे ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, बहुत कुछ फ्री दे देंगे, लोभ लालच के साथ जाती हैं और कहती हैं हमें वोट दो। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो मेन मोटो है वो समझो, वो देखो कि हमारे सिद्धांत क्या है। अगर जनता को समझ आ रहे हैं कि वाकई में हर समाज से जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो हमें स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए वो बढ़िया है ना। तो हम जा नहीं रहे, हमें जहां बुलाया जा रहा है हम वहां जा रहे हैं। तो जब तक आप पहाड़ के अंदर नहीं जाएंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे, तो आपकी पहचान कैसे होगी? चल रहा है, काम चल रहा है, पहाड़ की जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। कहीं ना कहीं पहाड़ की जनता भी अब इस चीज को मान रही है कि प्रदेश के अंदर पहले हिंदू मुस्लिम, फिर देसी पहाड़ी, है ना, फिर जातियों का ये बंटवारा करके फायदा कौन लेना चाहता है। तो धीरे धीरे उत्तराखंड के पहाड़ों की जनता भी धीरे धीरे इसको समझ रही है कि भाई ये तो शायद फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। अच्छा। और ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम को छोड़ना पड़ेगा, देसी पहाड़ी को छोड़ना पड़ेगा,
दलित ठाकुर को छोड़ना पड़ेगा, जातियों को छोड़ना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी, सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी। ये उत्तराखंड की जनता थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ रही है, लेकिन प्रशासन सरकार कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही है कि इनको उलझा के रखा जाए। लेकिन इससे जैसे हम बाहर निकलेंगे निश्चित तौर पे चीज़ें ठीक होनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और जब देखिए जब सर्व समाज से अच्छे लोग आगे आने शुरू होंगे, जो वाकई में ठेकेदारी प्रथा से, राजनीतिक ठेकेदारी प्रथा से हटके होंगे और अच्छे लोग आगे आएंगे, तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। भाजपा, यूकेडी और कांग्रेस, यूकेडी भी आज के समय में अस्तित्व में आ गई है, वापसी कर ली है यूकेडी ने, क्योंकि पहाड़ के अंदर यूकेडी का आज के समय में अच्छा खासा वर्चस्व बन चुका है। तो कैसे आप इन पार्टियों को देखते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया में जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है आजकल, पूरे देश को कहीं से कहीं तक भी आप देखना चाहो तो सोशल मीडिया के जरिए देख सकते हो। सही बात। आपने यूकेडी का नाम लिया, यूकेडी निश्चित तौर पे पहाड़ों में बढ़ रही है, लेकिन निश्चित तौर पे यूकेडी का जिला हरिद्वार के अंदर कुछ नहीं है, जिला देहरादून में 20-30% से ज्यादा उनका कुछ नहीं है, जिला उधम सिंह नगर में उनका कुछ नहीं है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि जहां यूकेडी का वर्चस्व है, यूकेडी वहां मजबूती से चुनाव लड़े। जन अधिकार पार्टी, अगर कोई राय बनी, चुनाव के समय कोई ऐसी स्थिति बनी, हो सकता है उनको सहयोग करें। ऐसे ही अन्य जो दल हैं, जो जिस जिले में मजबूत होंगे, क्षेत्रीय दल, उनके साथ भी इस तरीके की रणनीति हो सकता है बन पाए या बनाई जाए। लेकिन जिला हरिद्वार में अगर जन अधिकार पार्टी मजबूत है, तो जो क्षेत्रीय अन्य दल हैं निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं हमें सहयोग करेंगे। तो कहीं वो आगे बढ़ेंगे, कहीं हम बढ़ेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुमकिन है। अगर कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सोचें प्रदेश की जनता या देश की जनता या हरिद्वार की जनता की कांग्रेस के भरोसे प्रदेश में बदलाव हो सकता है, तो मैं फिर इस बात को कहूंगा, कांग्रेस जाती हुई पार्टी है, कांग्रेस के भरोसे बदलाव नामुमकिन है। अगर बदलाव होगा तो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से होगा, और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में अगर होगा तो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से होगा। कांग्रेस को देश स्वीकार अब नहीं कर पा रहा, कांग्रेस देश स्वीकार नहीं कर पा रहा, प्रदेश स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो भाजपा फिर सीधा भाजपा ही सरकार बना रही है एक बार, अगर आपके शब्दों की बात की जाए तो। देखिए, मैंने कहा बहुत सारा एक प्रतिशत है उत्तराखंड में भी और देश में भी जो भाजपा के नीतियों के खिलाफ है, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल भाजपा को कहीं से कहीं तक पसंद नहीं करता, लेकिन वो वापस जब चाहता है कि भाजपा छोड़ के कहाँ जाना है, तो उसको अगर वो कांग्रेस नजर आती है तो घूम के फिर वापस भाजपा पे आ जाता है। अच्छा, वो चाहता है बदलाव हो, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि 70 साल में जिनके वोट पे राज करा इन्होंने आज तक, मुस्लिम दलित पिछड़ों के, उनका कुछ कल्याण नहीं कर पाए, किसी का नहीं कर पाए। तो जब दोबारा से इनको अगर मौका दिया भी जाए तो ये क्या करेंगे? ये तो शायद पहले अपनी जो इनकी एक फ्रस्ट्रेशन है उसे दूर करेंगे, देश को और तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि और जो पहले बहुत सारे बड़ी कई चीज़ें देखने को मिली कि कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जो देश के पक्ष में नहीं रही, ऐसी तो बहुत सारा एक प्रतिशत है वोटर का जो वापस भाजपा से तो जाना चाहता, हटना चाहता है, लेकिन वो कांग्रेस पे भी अपने भरोसा नहीं जमा पा रहा। तो ऐसा एक प्रतिशत वोट जो है वो क्षेत्रीय दलों को पसंद कर रहा है, और वो क्षेत्रीय दल वो ताकत होती है। क्षेत्रीय दल का मतलब जनता, आम लोग, आम जनता, क्योंकि क्षेत्रीय दल एक आम आदमी से कनेक्ट रहता है। वो वोटों के ठेकेदार, गांव के किसी गांव में कोई 2 लोग 4 लोग ऐसे ठेकेदार से कनेक्ट नहीं रहता क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं आम जनता से कनेक्ट रहता है। तो आम जनता, क्षेत्रीय दल का मतलब आम जनता, और जब आम जनता बदलाव पे आती है तो बड़ी बड़ी पार्टी धराशायी हो जाती है। उत्तराखंड का विकास कहाँ अछूता है, कैसे पूरा होगा उत्तराखंड का विकास? उत्तराखंड का विकास जिन पहाड़ी भाइयों के, बहनों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी देसी पहाड़ी करके एक गैर पहाड़ी, अपना एक ही मंत्री था गैर पहाड़ी, प्रेमचंद अग्रवाल, राजनीतिक उसका भी मर्डर कर दिया, तो विकास अछूता पहले यहीं देख लो ना कि प्लान नहीं आज तक बंद हो पाया भाई। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ियों की हिमैती, पहाड़ियों की खास, पहाड़ी नेताओं की सबसे प्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है भाई। 12 से कितना 26 हो गया, 14 साल हो गए, 15 साल होने को आ रहे, 14 साल हो गए। 14 साल में पहाड़ी आज भी दर की ठोकरे, देहरादून में क्यों भटक रहा भाई, क्यों खा रहा हो ठोकरे? उधम सिंह नगर जिले में क्यों उन्होंने कंक्रीट बना दिया, हरिद्वार को, देहरादून को, पूरे पहाड़ क्यों खाली हो गए?
तो ये विकास तो अगर गिनने पे आए, आज तक उत्तराखंड की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की छोड़ दो, कांग्रेस तो गई, भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा गैरसैंण तय नहीं कर पाई, राजधानी गैरसैंण रहेगी, देहरादून रहेगी। अरे फुल फ्लैश की सरकार है भाई, डिसीजन लो नहीं ले पाई, प्लान नहीं रोक पाई, तो विकास तो बहुत दूर की बात है। आज भी विकास बहुत दूर की बात है। प्लान रोक दे, पहले भाजपा प्लान रोक के दिखा दे। और यूजीसी लागू किया है उत्तराखंड में, यूजीसी एक तरफ यूजीसी लागू करो, एक तरफ भेदभाव चल रहा, एक तरफ जो है यूसीसी लागू, हाँ यूसीसी सॉरी यूसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद भी उत्तराखंड में भेदभाव कहाँ खत्म हो रहा? पहाड़ी देसी का भेदभाव तो चरम सीमा पे है। अफसर परेशान है, उत्तराखंड के अफसर परेशान है, अफसरशाही दुखी है। अब कल ही का ले लो, ये कोई बात है? कल 7 तारीख को देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। दिखाए कांग्रेस साहस, अगर है दम। हाँ, लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आज़ाद अली का इंटरव्यू देख के, आज़ाद अली का जब व्यक्तित्व है उसे देख के, कि कांग्रेस पे क्यों बरसते हो, भाजपा पे अरे भाजपा तो हमारे सामने आमने सामने खुली लड़ाई हम लड़ ही रहे, भाजपा से तो ओपन लड़ाई चल रही है हमारी, कोई किसी तरीके का समझौता ही नहीं है। भाजपा मुर्दाबाद, प्रदेश का मुखिया मुर्दाबाद, धामी मुर्दाबाद, जितना अगर कोई कर सकता है तो क्षेत्रीय दल या हम कर रहे हैं। जितना इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। कल अमित शाह आ रहे हैं, स्कूल, तमाम सरकारी मशीनरी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, टीचर, बीडीओ, एडीओ, डीडीओ, सीडीओ, कलेक्टर, है ना, तमाम तरीके के सरकारी मशीनरी अफसर से लगा के सब कुछ झोंक दिया, कांग्रेस चुप। दुर्भाग्य की बात, स्कूल के बच्चे बुला दिए भाई, स्कूलों को टारगेट दे दिया, जैसी स्कूल की जितनी परसेंटेज उस रेशो में स्कूल के बच्चे आएंगे अमित शाह के कार्यक्रम में। तो ये इस कांग्रेस के भरोसे हम कह रहे हैं देश में बदलाव होगा। ये कांग्रेस इस पे नहीं बोल पा रही कि स्कूल के बच्चों तक को बुला दिया गया, रिटर्न में आदेश है स्कूलों को, रिटर्न में आदेश दिए हैं। तो ये क्या इस कांग्रेस के भरोसे खड़े हो सकते हैं ये देश? तो भैया आज अगर हम बात करते हैं तो भाजपा कि इस तानाशाही, गुंडागर्दी, तमाम चीज़ों को रोकने के लिए क्षेत्रीय दल को ही आगे आना पड़ेगा, और क्षेत्रीय दल ही आगे आएंगे, और वही क्षेत्रीय दल का मतलब आम जनता, तभी कोई चीज़ें संभव हैं। तो ये है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, तो उन्होंने विकास कतई भी नहीं किया है। देखिए, अगर विकास नहीं करेंगे करप्शन कैसे होगा? लेकिन मानते हैं कि विकास के नाम पे ही तो करप्शन हो रहा है। देहरादून की आज हम बात करते हैं, आपका चैनल है उत्तराखंड जनमंच, एक बड़ा नाम है ये, इसकी खबरें बेबाक चलती हैं, इसलिए मैं भी बेबाक तरीके से बोल रहा हूँ। आपने कहा कि विकास, इसका मतलब हुआ नहीं। अरे भाई, अगर विकास कार्य नहीं कराएंगे या विकास कार्यों पे टेंडर नहीं होंगे, विकास कार्यों की डीपीआरए नहीं बनेंगी, तो करप्शन कैसे होगा? आज देहरादून देश के जो स्मार्ट शहर हैं उनमें से एक स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून शहर है। उस स्मार्ट सिटी को पिछले 10 सालों से एक एक जगह को 20 बार खोद दिया गया है। खोदते हैं, फिर भरते हैं, फिर नया काम शुरू होता है। वहाँ देहरादून की जनता त्रस्त है, टूटी पड़ी है। नाम क्या है? स्मार्ट सिटी। कितना बजट? करोड़ों रुपए का, कई 100 हजारों करोड़ों के आसपास चला गया उसका बजट, कागजों में है। तो इसे विकास कहेंगे क्या? जो 10 साल से ज़्यादा, कब मोदी जी ने कहा था कि देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनेंगी, उसमें देहरादून भी एक स्मार्ट सिटी की गिनती में है, गिनती में ही है। तो आज देहरादून के अंदर दिखा दो जाके कि हाँ भाई, हरिद्वार से या अन्य उत्तराखंड के जिलों से, बाहर के राज्यों की तो बात छोड़ दो कि देहरादून अलग यहाँ दिखता है, कहीं भी नहीं है। वही तोड़ फोड़, वही सब कुछ, वही बंदर बांट, वही टेंडरिंग बार बार वही चल रही है। आज जो देहरादून कलेक्टर रही हैं, स्मार्ट सिटी की भी अधिकारी रही हैं, आज वो अधिकारी हरिद्वार की HRD की हैं, मेले की है, मेला अधिकारी है। जो जितना विकास स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून में मैडम करके आई हैं, उससे 10 गुना आपको देखना थोड़े दिन के बाद कागजों में यहाँ पे भी मिलेगा। तो यही तो विकास, मतलब इसको रोकना विकास कागजों में हो रहा है, इसको रोकना है भाई। तो विकास कागजों में हो रहा है, करप्शन चरम सीमा पे है। कागजों में विकास है, फाइलों में करोड़ों अरबों के टेंडरिंग है, सब कुछ है, बजट है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे चारों तरफ से उबड़ खाबड़ पड़ा है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों रुपए कहाँ गए?
तो इसके पूछने वाली कांग्रेस चुप क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अपना डर है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस तो मित्र विपक्ष है। ठीक है, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरीश रावत जी के यहाँ, कभी हरीश रावत जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड की एक कल्चर रहा है वो ये रहा है कि मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री विपक्ष से मिलने जाएगा, किसी भी प्रदेश के फेस्टिवल हो या देश की जनता के फेस्टिवल हो, है ना। लेकिन कहाँ जाते हैं मुख्यमंत्री? हरीश रावत के यहाँ। तो हरीश रावत तो मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री रहे, पर चलन क्या है उत्तराखंड की? चलन तो ये है कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाएगा या नेता प्रतिपक्ष के यहाँ जाएगा। जा कहाँ रहे हैं? हरीश रावत के यहाँ। तो ये सब मित्र हैं, सब कुमाऊं भाई, पहाड़ी भाई, देसी भाई। देसी पहाड़ी के नाम पे मदन कौशिक निपटा दिया, अरविंद पांडे निपटा दिया, शुक्ला निपटा दिया, प्रेमचंद अग्रवाल निपटा दिया। मुसलमान सोच रहे हम निपटा दिए। ठीक रहा कि मुसलमान सोच रहे कांग्रेस बचाएगी, कांग्रेस खुद नहीं बच पा रही, कहाँ से बचाएगी? क्षेत्रीय दल मैं कहूँगा फिर यही बदलेंगे सब। उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है, 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसमें डेवलपमेंट की बातें बताई गई हैं, तो कैसे देखते हैं आप रजत जयंती को? रजत जयंती मैं फिर कहूँगा इस बात को, कागजों में है भाई साहब। सारी कोई सी जयंती आप मना लो, सरकार अपनी पीठ को कितनी थपथपा लो, सब कागजों में है। जिस दिन क्षेत्रीय दल एक्टिव हो गए और जिस दिन क्षेत्रीय दलों सरकारों में हिस्सेदारी हो गई, उस दिन इनकी परतें खुलेंगी और उस दिन पता लगेगा कि जैसे आज वर्ल्ड लेवल पे एपिस्टीन फाइल्स चल रही है ना, कितनी फाइल्स यहाँ खुलेंगी उत्तराखंड में, वो देखने को मिलेगी। बहुत कुछ हमारी जानकारी में है, लेकिन यह है कि अगर आज हम उन चीज़ों को लेके बैठते हैं, हम झुठला दिए जाएंगे, हम जेलों में डाल दिए जाएंगे। ये कल्चर यहाँ चल रहा है। ये कल्चर कांग्रेस के भरोसे में फिर कहूँगा नहीं बंद हो सकता। इसके लिए क्षेत्रीय दल यानी कि आम जनता को सड़कों पर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, राजनीतिक तौर पे भी खुद लड़नी पड़ेगी। निश्चित तौर पे बदलाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी की रजत जयंती में फिर कहूँगा सिर्फ कागजों में है, कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। मैं सल्यूट करता हूँ कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी को, कि जब तक शायद हमारी उम्र रहेगी, जिंदा रहेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी को धर्म के नाम पे लोग भूलेंगे तो नहीं, ये तो तय है। लेकिन ये है कि रजत जयंती में जो दिखाई जा रही चीज़ें, वो जब उनसे काउंट होंगी, जब उनसे कहीं ना कहीं कंपेयर की जाएंगी, तो हो सकता है लोग अंदर से उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकालें जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो ऐसी भी क्या रजत जयंती, जो आप एक तरफ तो दिमाग में रहो और एक तरफ जिस दिन उनको वाकई में कंपेयर करके देखा जाए तो जनता कुछ और ही अंदर से निकाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अवैध कब्जे हटा रहे हैं, कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी, हर प्रदेश में जहां चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को? देखिए, आज आप कोई से विकास की बात कर लो, कुंभ मेला है, हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को कहूँगा, कुंभ घोटाले के तहत भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री को हटाया गया था ना, कुंभ घोटाले के तहत ही हटाया गया था। तो उन अफसरों को क्यों यहाँ बिठाया जा रहा भाई, जो कल फिर मुख्यमंत्री तक आँच आए उसकी? आज अगर कौन करता है डीपीआर तैयार, कौन करता है टेंडरिंग, कौन देखता है कार्य, कौन करता है? इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यही देखते हैं ना। एक व्यक्ति है, मैं नाम लेने में नहीं, वो देहरादून में था, उसमें एमडीडीए में। अगर करप्शन की बात हम करें, वो आज एचआरडीए में है। उसके ऊपर करप्शन सिद्ध हो रखे हैं, लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहा है। एक व्यक्ति ऊड़ा विभाग से आया है वो यूपीआरएन का बेसिक, तो उसको मेले के काम के लिए यहाँ लाया गया है, जिसकी खिलाफ कुल पहले ही 3 जांचें ईडी चल रही है। अच्छा। उसके खिलाफ एसआईटी चल रही है। अच्छा। उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 137 करोड़ घोटाले का आरोपी है, राजन सिंह उसका नाम है। खुलेआम बोल रहे हैं? खुलेआम नहीं, हमने तो उसके खिलाफ लिख के दिया है। अच्छा। राजन सिंह है, तो उसको बताते हैं, जो मैडम है इसकी मेला अधिकारी है, और वो है क्या है इसकी एचआरडीए की वीसी है, उनका खासम खास है कि वो मैडम से हमने शिकायत की, मैडम ने 2 लाइन लिख के शासन को भेज दिया कि इसका निर्णय शासन स्तर पे लिया जाए। तो मैडम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अच्छा। तो भाई, जब राजन जैसे करप्ट अफसर मेले में एचआरडी में काम करेंगे तो कागजों में विकास होगा। मेला
हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है। हम भी सम्मान करते हैं क्योंकि जब ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब से ही चलने वाला देश है। बिल्कुल सही तो बात। जब यहाँ पर कुंभ मेला आएगा तो हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या उसके लिए हम अच्छा बोल सकते हैं, हम आज भी बोलेंगे। और हमेशा हमारे दिल दिमाग में हमने हमारी पार्टी से जुड़े लोगों से, हमारे परिवार से लोगों को हमने यही सिखाया है कि अपने से ज़्यादा सामने वाले धर्म को महत्व दो, सामने वाला आपके धर्म को अपने आप महत्व देगा। हम कुंभ मेले का सम्मान करते हैं। कुंभ मेला आ रहा है, खुशी का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, लेकिन उस कुंभ मेले में कर्मचारी अधिकारी अच्छे हों जो वाकई में कुंभ में कोई किसी तरीके का करप्शन ना कर पाए। तो ऐसी बहुत तमाम तरीके की चीजें हैं चलिए जो जिसमें करप्शन की सुगबुगाहट पहले से नजर आ रही है। और मैं इस बात को कागजों में लिख के दे चुका हूं, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले रहे। ठीक है भाई, विपक्ष का काम या हमारा अन्य पार्टियों का काम जो सत्ता में नहीं है वो आवाज उठाना है, निर्णय लेना सरकारों का काम है। वो चाहते हैं करप्शन हो तो कराओ दबा के। कभी जब हमें मौका मिलेगा एपिस्टीन फाइल्स की तरह कितनी फाइलें खुलेंगी, हम भी देखेंगे कभी हैं, हम भी देखेंगे, आएगा वक्त। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को छोटे छोटे अस्पतालों की या सरकारी अस्पतालों की बात तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उनमें तो तमाम तरीके की खामियां मिल जाएंगी आपको। अभी आप चलो मेरे साथ कैमरामैन को लाइव लेके, मैं यहीं हरिद्वार के ही कई सारे अस्पतालों में अभी सैकड़ों खामियां गिना दूंगा। जीरो पड़ी है स्थिति, खत्म है, बिल्कुल माइनस पे है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हो। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट, उसकी बात अगर करें, उससे अंदाजा लगा लो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति में है। वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मेरा राजनीतिक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं, सहसपुर। तो जब वहां पर ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने लगी तो हमें लगा कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है, बड़ा अस्पताल पछुआ दून के लिए आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के हितों के लिए और जनता के यहाँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा क्षेत्र को। और उससे जुड़े कई लोगों ने संपर्क किया, मदद करो। तो हमने भी वहाँ पे तमाम तरीके की अस्पताल के लिए, भाई क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल आ रहा है, मदद करी। बिल्कुल सही बात। शुरू में उस अस्पताल ने फ्री इलाज किया। अच्छा। आयुष्मान कार्ड पे इलाज किया। अच्छा। और ओपीडी की फीस बहुत ना की बराबर रखी। अस्पतालों के जो प्राइवेट रूम थे उनकी फीस बहुत कम रखी। धीरे धीरे वो एक कहावत है, उंगली पकड़ते पकड़ते पौंचा पकड़ने का काम ये ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ने किया। आज ग्राफिक एरा की स्थिति ये है कि वहां पे मरे हुए लोगों के पैसे इलाज होता है। अरे भाई, आदमी मर गया, उसका बिल चल रहा है। आदमी मरा हुआ गाड़ी में आ गया, उसकी दवाइयाँ मंगाई जा रही, उसका बिल होया। कितने हंगामे हो गए बीच में, कितने लोगों ने बीच में वहाँ हंगामा कर दिया, बवाल हो गया। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो आपने उसकी लिखित में कहीं शिकायत दी है? लिखित में दी है, बयान दिए हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सुनने में आता है कि उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है या कहीं ना कहीं कोई सहभागिता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बड़े अस्पताल ग्राफिक एरा से अंदाजा लगा लो कि क्या स्वास्थ्य स्थिति होंगी प्रदेश की, कि वहां मरे हुए लोगों का इलाज होता है, मरे हुए लोगों के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। ये स्थिति है प्रदेश की। अगर कानूनी व्यवस्था की बात की जाए तो कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तमाम तरीके के तंत्रों पे फेल है, कहीं ना कहीं फेल है बिल्कुल। अगर कानूनी व्यवस्था की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, हरिद्वार जिले की है। एक बदमाश को लक्सर पुल पे मार दिया। ठीक है, क्राइम है। गुंडे आए, फिल्मी स्टाइल में गोली चली, धड़ धड़ मार के चले गए। बिल्कुल सही। अब कानून व्यवस्था देखिए, वो गुंडा था, XYZ कोई भी था, पुलिस के पास राइफलें भी हैं, हथियार भी हैं, जवाबी कार्रवाई में गोली नहीं चली। हाफ एनकाउंटर खूब होते हैं यहाँ, टांग पे गोली खूब मारती है पुलिस जंगलों में। नहीं, वहां पे भीड़ भी थी, जनता भी थी। अगर उसको मद्देनजर रखते हुए क्या पता पुलिस ने वहां पर गोली न चलाई हो। अब क्या पता उन्हीं को लग जाती, ये तो सवाल है, ये तो कयास है। लेकिन काम पुलिस का क्या है? एक मुठभेड़ हो रही, भाई तुम जनता को संदेश क्या दे रहे हो? मैसेज क्या गया? भय कितना हुआ उसके बाद? 15 दिन लोग खुल के रोडों पे नहीं आए। कहाँ गैंगवार हो जाए, कहाँ गोली हमें लग जाए। देहरादून में देखो, हरिद्वार में देखो, जगह जगह क्या क्या नहीं हो रहा। फेस्टिवल्स पे तक पे ना तो आम, अभी देखो एक झारखंड का हत्यारे को मार दिया। ये कानून व्यवस्था है कि उन्हें यही नहीं पता उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर भी रह रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो अपराधी था, अपराधी के साथ अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। कानून कहाँ है फिर?
अगर गुंडा गुंडे को मारेंगे तो इसको सही कैसे कह सकते हैं भाई? तो फिर तो कानून फेल है। तो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, कानून सजा कानून में ही दे, किसी को भी दे, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी है। और उस अपराधी के तो शायद सांठ गांठ भी भाजपा से निकली, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कानूनी तंत्र बहुत ठीक नहीं चल रहा, मैं यही कहूंगा। ठीक है, कानूनी तंत्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले कानून व्यवस्था जो है वो आम जन तक ये भरोसा दिलाए कि हाँ आमजन सुरक्षित है। आज आमजन कहीं सुरक्षित नहीं है। 2% के गुंडे, 2% के छोटे छोटे दल कहीं पे धर्म के नाम पे किसी को भी धमका देते हैं, किसी के लिए कुछ भी बक देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये देश की हमारी जो आज तक का इतिहास है वो क्या रहा है। उन्हें यही नहीं पता है हमारे देश का सौहार्द किस तरीके से चला आया है और कैसे चलेगा। वो कुछ भी बक देते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। इसको कानून बोलेंगे? कानून तो ये है कि अगर कोई इस तरीके की कोई भी बयानबाजी करता है या कुछ भी करता है, वो चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, उसको तत्काल उसको तो एनए से लगा के, एक व्यक्ति बता दो जिसको एनए से लगा के ऐसे को जेल भेजाओ, तो इसको कानून बोलेंगे। आम जन जब तक भय मुक्त नहीं होगा, कानून व्यवस्था को हम दुरुस्त नहीं मान सकते। अगर आपकी पार्टी का कोई विधायक आता है इस बार, तो क्या वो समाज की आवाज उठाएगा बेबाकी से? देखिए, जन अधिकार पार्टी का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि सर्व समाज और हर समाज से अच्छे लोग आगे आए और हर समाज मिलके, चाहे जिला हरिद्वार की बात हो और चाहे उत्तराखंड की हो चाहे देश की हो, मिलके देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। वो विधायक बने, सांसद बने, चाहे हमारी पार्टी में कोई विधायक सांसद ना बने, हम इसी पे काम करते रहेंगे। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो एक इसका हमने जो एक मैनिफेस्टो बनाया है वो स्पष्ट है कि सर्व समाज, सर्व सहमति और सबका साथ सबका विकास खाली बोलने में नहीं होगा, ग्राउंड पे होगा। हर समाज के लोगों को आगे लाया जाएगा और समाज को जोड़ने का काम करा जाएगा। उसमें विधायक अगर जीतते हैं, निश्चित तौर पे इस प्राथमिकता यही होगी। अगर समाज को जोड़ेंगे तो कौन मजबूत हुआ? देश। और देश मजबूत है तो हम मजबूत है। आज ईरान में जो करप्शन वाले लोग होंगे, देश को कमजोर करने वाले लोग होंगे, इजराइल के अंदर देश को कमजोर करने वाले लोग होंगे, करप्टेड लोग होंगे, अमेरिका में होंगे, किसी भी होंगे, तो उनकी वजह से आज कमजोर कौन हो रहा है? फिर देश हो रहा ना। तो हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा देश कमजोर पड़े किसी हाल भी। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक अपनी पार्टी में सुधार करना पड़े या देश में जो चीज़ें आज गड़बड़ चल रही हैं, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको रोकने का काम हो, वो हर प्रयास हर संभव किया जाए। राष्ट्रीय दलों को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय दल कहाँ है? कौन राष्ट्रीय दल? बहन जी, मायावती जी, पता नहीं वो कौन सी पिक्चर आई थी वो अनिल कपूर की, एक गायब भी हो जाते हैं। अच्छा, वो गायब है भाई। मिस्टर इंडिया थी वो पिक्चर। तो बहन जी मिस्टर इंडिया बन रखी हैं। ठीक हो गया, या बना दी गई है। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस, मैंने अभी कहा, अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही, बचा नहीं पा रही। मुस्लिमों का वोट 100% चाहती है, मिल भी रहा कहीं जगह, लेकिन करे क्या? हिंदू भाई धर्म के उसमें फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है, वो उनको नहीं कह रहा। तो अब राष्ट्रीय दल कहाँ है? एक ही राष्ट्रीय दल है अभी तो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक दल है, राष्ट्रीय दल। वो किसी को राष्ट्रीय दल नहीं चाहती। मतलब मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में सबसे ऊपर है? तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर ऊपर ना होती तो कैसे गुंडागर्दी कर लेती, आज तानाशाही कैसे होती? आज देश के अंदर जो मुस्लिम दलित पिछड़ा डरा हुआ है, भय में है, तो तभी तो है जब वो फुल मेजोरिटी में, उसे किसी का डर ही नहीं है। कोई राष्ट्रीय विपक्ष कहाँ? राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते। राहुल गांधी को भले ही विपक्ष का नेता है, लेकिन कहाँ मान रही भाजपा? भाजपा कुछ नहीं मान रही किसी को। कोई राष्ट्रीय दल नहीं देश में, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल मिलके ही अगर चाहे तो कोई बन सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल एक ही है अभी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को रोकना, कोई राष्ट्रीय दल जो बने बैठे हैं उनके बस की बात नहीं है, क्षेत्रीय दल ही उन्हें रोक पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपकी नजर में उत्तराखंड के अंदर कौन रहा है? देखिए, इस समय अगर बात करें हिंदुत्व की, हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, अगर बात की जाए कि जिसने उत्तराखंड का विकास किया हो, जिसने उत्तराखंड को आगे बढ़ाया हो, तो आपकी नज़र में वो कौन से मुख्यमंत्री रहे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर करंट की बात करें, देश जिस तरफ को धकेल दिया गया है, तो पुष्कर सिंह धामी फिट बैठ रहे हैं। और अगर बात विकास की करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर अभी तक नारायण दत्त तिवारी जी का, भले वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनकी तारीफ एज ए कांग्रेस नहीं, एज ए विकास पुरुष के नाम पे कह रहा हूँ। अच्छा। कि अगर उत्तराखंड में जितने संसाधन,
जितनी व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई गई उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। भुवन चंद खंडूरी जी ने अपने आप में कुछ काम प्रदेश को लेके ऐसे करे कि जो वो 2007 में जब मुख्यमंत्री बने, बनते ही उन्होंने भू कानून टाइप जमीनों पे बाहरी व्यक्तियों पे रोक लगाई, तो बहुत सारी संपदा हमारे प्रदेश की ब्रेक हुई, रुकी, नहीं तो बहुत पहले बिक गई होती बहुत सारी चीज़ें। तो अलग अलग समय पे सब लोग एक दो तीन लोगों ने, नारायण दत्त तिवारी जी ने और भुवन चंद खंडूरी जी ने प्रयास किए प्रदेश को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तिवारी जी को खा गया उनका कुछ अपना व्यक्तिगत हित, उनके व्यक्तिगत लालच, उनके कुछ कमियां, और खंडूरी जी को उनके अफसर खा गए। एक दो अफसर का जो नाम आता था वो तय करते थे, वो वही मिलिट्री स्टाइल थी, मिनट अगर कोई 1 मिनट लेट हो गया उसका टाइम बार्ड, वो खत्म। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, यहाँ क्या देश में ही ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाई जिससे सिर्फ प्रदेश की बात हो, प्रदेश के रख रखाव की बात हो, प्रदेश को मजबूत करने की बात हो, उस पर स्थिर तरीके से शायद यहाँ भी काम करने की आवश्यकता है। और अगर मौका मिला तो ये सारी स्थिरता के साथ कार्य करने का काम अगर हमारी सरकार में कभी सहभागिता रही और जनता ने हमें इस काबिल समझा, तो निश्चित तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश के विकास को लेकर जरूर हम सलाह के तौर पे या सहयोगी के तौर पे वो काम जरूर कराएंगे जो आज बहुत कुछ अछूते हैं प्रदेश में। जनता के बीच में वो कौन सी मुख्य बातें हैं, वो कौन से मुख्य विचार हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं और लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले फ्रीडम महसूस हो जनता को, जनता अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। आज जो हमारे हिंदू भाई हैं, थोड़ा सा धर्म के प्रति ज़्यादा चलते हैं, उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। मुसलमान इस गफलत में आज भी है कि कांग्रेस पार्टी ही शायद बेस्ट है। तो हमारा एक एजेंडा है जो हम कहना चाहते हैं, जो मैं आपने सवाल किया किन उस चीज पे लेके हम प्रदेश में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। सबसे पहले जनता अपने आप को फ्रीडम महसूस करे, कोई डर, कोई लोभ लालच ना हो, और फ्रीडम के साथ साथ उनके मन में ये हो कि हाँ, कौन पर विकास की बात कर रहा, कौन विकास के लिए आगे बढ़ रहा है और किसको चुनना चाहिए, किसी चीज में ट्रैप से बाहर आए। हम ये चाहते हैं मुसलमान कांग्रेस के उस ट्रैप से बाहर आए कि मुसलमान को लगता है कांग्रेस आएगी सब ठीक हो जाएगा, भाई सब बदल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के जितनी तानाशाही सब खत्म हो जाएगी। इस गफलत से बाहर आए मुसलमान, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही, वहां भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही। तो इस गफलत से तो मुसलमान बाहर आ जाए। और रही बात हिंदू भाइयों की, हमारे हम उनसे भी यही कहेंगे कि हिंदू भाई भी इस भूल से बाहर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई हिंदू है, हिंदुत्व पार्टी है। नहीं भाई, वो एक राजनीतिक पार्टी है, ये समझना पड़ेगा। और राजनीति के लिए वो राजनीतिक पैंतरे जो होते हैं, जब जैसा उनको लाभ देने वाला पैंतरा होगा उसको इस्तेमाल करेगी। उससे बाहर आए, स्वतंत्र मन के साथ तय करें कि हमें देश की और प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए क्या करना है, तब कुछ बदलाव होगा। इसी के साथ हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि बंधुआ बिल्कुल ना बनो भाई। सर्व समाज के लोग जन अधिकार पार्टी के अंदर हैं और स्वतंत्र रूप से फैसले लो, किसी के भरोसे मत सोचो। अगर किसी के भरोसे आप सोच रहे हो तो फिर ये अपने आप से तय करो और उनको नंबर दो, डायरी उठाओ कि हाँ भाई हम क्यों इनके भरोसे बैठे हैं, कौन सी आपकी इन्होंने लड़ाई लड़ दी, कौन सी आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ दी, कौन सी जमीनी लड़ाई लड़ दी, कौन सी धार्मिक लड़ाई लड़ दी, कौन सा भाईचारा तोड़ने वाली उन ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ दी। तो ये तय करें। अगर हाँ आपका मन कह रहा है और आपकी डायरी और आपका पेन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है, तो आप उनका साथ दें। लेकिन जब आपकी डायरी और आपका पेन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपकी कोई इन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर क्यों जबरदस्ती बंधुआ बन के बैठे हो? स्वतंत्र रूप से बाहर आओ, स्वतंत्र रूप से बाहर आए जनता और तय करे कि उन्हें किस ओर जाना है। जो 3-3 बार विधायक बना दिए, 5-5 बार चुनाव लड़ा दिए, समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, इन सब पे ध्यान दे। मदन कौशिक 6 बार का विधायक हो गया, लेकिन हरिद्वार में आज भी बहुत कुछ व्यवस्थित नहीं है। अभी 1-1.5 साल पहले है, वहां पे भगदड़ में कितने लोग मर गए थे,
कई लोग मर गए। अरे 6-6 बार विधायक बनने के बाद आप हिंदुत्व के नाम पे चले जा रहे। आप कह रहे हो मेरे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है, आप कह रहे हो मैं हिंदुत्व का विधायक हूँ। 6-6 बार विधायक बनने के बाद आज भी भगदड़ हो रही। फॉरेस्ट की जमीन के बैरियर है, वहाँ फॉरेस्ट से क्लियरेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। वो तभी होगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम जनता से एक ही बात कह रहे हैं, आप पहले ये तय करो आप क्यों किसी का साथ दे रहे हो। बस अंधेर गिर्दी या अंधेर तरीके से या भेड़ चाल मत चलो। पहले ये देखो कहीं ये ऐसा तो नहीं है हमारा सिर्फ वोट ले रहे, सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। और इसका जीता जागता उदाहरण हरिद्वार की 36-37% अगर हम बात करें मुस्लिम से हैं कि उनका वोट लिया जा रहा है, लेकिन कोई लीडरशिप हरिद्वार के अंदर खड़ी नहीं करी जा रही। घूम फिर के वही 2-3 लोग हैं जो आपस में तय करते हैं। चुनाव आता है यहाँ तक कि भाजपा के लोगों के साथ बैठ के तय करते हैं कि किस तरीके से हमें जीतना है और जनता का बेवकूफ बनाना है। लेकिन हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो 3-3 4-4 बार जीत गए, 5 बार चुनाव लड़ गए। हमारी लड़ाई अगर है इस बात से है उन लोगों से कि आप सिर्फ ये बताओ समाज के काम कहाँ रहे हो, समाज का काम कौन सा कर रहे हो। जो समाज का काम करेगा जन अधिकार पार्टी के सर माथे पे है। जो समाज का काम नहीं करेगा किसी जाति धर्म से भी हो उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के जन अधिकार पार्टी हर तरीके से तैयार बैठी है। तो इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़े छोटे शब्दों में? बदलाव करें, क्योंकि प्रदेश में मैंने जैसे अभी बताया प्रदेश को 26 साल हो गए बने हुए। भाजपा कांग्रेस रही है। ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ बदलाव लाए जनता और बदलाव घूम फिर के मैं बता रहा हूँ क्षेत्रीय दलों से ही आ सकता है। विपक्षी पार्टी है नहीं, ये मित्र विपक्ष है, कहीं कुछ नहीं है। और जैसे मैंने अभी पूरे इंटरव्यू में बताया तो यहाँ पे मैं छोटे शब्दों में यही कहता हूँ कि यही संदेश है हमारा कि जनता बदलाव लाए। और जनता जब बदलाव लाएगी निश्चित तौर पर विकास होगा। और जब कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, कॉम्पिटिशन होगा, निश्चित तौर पर कोई मनमानी नहीं करेगा। आज मनमानी चल रही है, सत्ता पक्ष की चल रही है, विपक्ष की चाबी उनके पास है। तो ये सारी चीजें खत्म उनसे हो सकती है जो कभी सत्ता में न रहे हो, जिनकी कमजोरी सरकार के पास न हो। तो जनता जो है स्वतंत्र रूप से इस बार फैसला ले। अच्छा मौका है, 2027 का चुनाव सिर पे है। अगर जनता चाहेगी तो ये प्रदेश हमारा, जैसे कभी देश था हमारा, कहा जाता था सोने की चिड़िया, उस सोने की चिड़िया की शुरुआत हम उत्तराखंड से करें और देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाएं। जाते जाते जनता को छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जोड़ने का काम करे, जो भाईचारे पे वाकई में काम करे, कागजों पे ना करे, बोले ना खाली। देश की जनता, प्रदेश की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से कोई मतलब नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति ये इस चीज को महसूस करे, फील करे कि हाँ वाकई में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है। तोड़ने वाली पार्टी कौन है, जोड़ने वाली पार्टी कौन है? निश्चित तौर पर जन अधिकार पार्टी सर्व समाज 36 बिरादरी को साथ लेके चल रही है और जोड़ने का काम कर रही है। जनता ये देखे कि हाँ वाकई में अगर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारा साथ दें। अगर आज हम जोड़ने का काम करें तो कल हम निश्चित तौर पे प्रदेश को बुलंदियों पे ले जाने का काम भी करेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बैठे और अपने विचार यहाँ मंच पर रखे, उसके लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे भी ऐसी मुलाकात होती रहे। जरूर होगी। जब प्रदेश के लिए कुछ करना है तो होती रहेगी। और हमें तो खुशी हुई कि नोएडा की तर्ज पे वाकई में उत्तराखंड जनमंच का एक स्टूडियो रुड़की हरिद्वार जिले में बना है। निश्चित तौर पर यह जनता के ही काम आएगा, क्योंकि चौथा स्तंभ है मीडिया और चौथे स्तंभ के बिना प्रदेश का, देश का विकास संभव नहीं है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से। निश्चित तौर पे हर मुद्दे पे जन अधिकार पार्टी जुड़े लोग आपके स्टूडियो, आपके पत्रकारों के साथ जब को तब हाजिर है। धन्यवाद बहुत बहुत, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।